Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Study Band. So guys, as you all know, today this is part 4th of our MCQs practice session. First 3 parts already playlist में provided हैं. किसी ने नहीं देखे हैं या फिर कोई चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, आई विल रिकमेंड कि आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख लें. ओके, तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोबारा कि हमारे 2 टेलीग्राम ग्रुप्स हैं. फर्स्ट वन इज़ विद द नेम ऑफ स्टडी बैंड एंड अनदर वन इज़ स्टडी बैंड डिस्कशन ग्रुप. स्टडी बैंड वाले ग्रुप में आपको PDFs मिल जाएंगी और आपको लिंक्स मिल जाएंगे जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आते रहेंगे वीडियोज़ के. एंड इन दिस स्टडी बैंड डिस्कशन ग्रुप इट इज़ ओपन फॉर ऑल. यहाँ पे आप अपने मुझे कोई भी डाउट्स क्वेरीज जो भी होंगे आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगी. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रीपेमेंट ऑफ बिल्स पेएबल बाय बिजनेस. आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस ट्रांजेक्शन. अब आपको एक ट्रांजेक्शन दी रखी है दैट इज रीपेमेंट ऑफ बिल्स पेएबल बाय बिजनेस. बिजनेस ने क्या करा, अपने बिल्स पेएबल की रीपेमेंट कर दी. बिल्स पेएबल अब आपको पता है दे आर द फॉर्म ऑफ क्रेडिटर्स. ठीक है जी, आपको पता है ना कि ट्रेड पेएबल्स इज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल. ये दोनों मिला के क्या बन जाते हैं, ट्रेड पेएबल्स. दोनों ही एक तरह से क्रेडिटर्स ही हैं. क्रेडिटर्स तो क्रेडिटर्स ही रहेंगे बट बिल्स पेएबल भी जो होते हैं वो क्रेडिटर्स की ही फॉर्म होती है. बट यहाँ पे बस डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इन्वॉल्व होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है. ठीक है, तो अब क्या है, उन्होंने कहा कि बिजनेस ने अपने बिल्स पेएबल की रिपेमेंट कर दी. तो जब हमने बिल्स पेएबल की रिपेमेंट करी होगी तो हमारे क्या हुए होंगे, बिल्स पेएबल जो हमारी लायबिलिटी थी, हमें पता है बिल्स पेएबल की नेचर क्या होती है, लायबिलिटी होती है. अब हमने रीपेमेंट कर दी तो हमारी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई. लायबिलिटी कम हो तो हम क्या करते हैं, डेबिट. इसलिए एंट्री क्या होगी, बिल्स पेएबल्स अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे, हमने पेमेंट करी दैट मीन्स हमने कैश दिया होगा, टू कैश अकाउंट. कैश इज अवर एसेट और एसेट हमारा डिक्रीज हुआ तो हम करेंगे क्रेडिट. ये हमने जर्नल एंट्री करी होगी. अब उन्होंने कहा कि इसमें से बताइए कि कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है इस ट्रांजैक्शन के रिलेटेड. पहला देखते हैं, देयर इज नो इफेक्ट ऑन ओनर्स इक्विटी. कह रहे हैं कि ओनर की इक्विटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. ओनर की इक्विटी मतलब यहाँ पे क्या है, कैपिटल. ये आपको मतलब पता है अब. ठीक है, वो कह रहे हैं इफेक्ट ही नहीं पड़ा. बिल्कुल, कहाँ इफेक्ट पड़ा, एक तो हमारा इफेक्ट पड़ा है बिल्स पेएबल पे या वी कैन से हमारी लायबिलिटी या हमारे क्रेडिटर्स पे, और एक इफेक्ट पड़ा हमारे कैश पे या वी कैन से हमारे एसेट पे. ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट ठीक है, इस ट्रांजेक्शन से हमारी ओनर्स की इक्विटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये आंसर नहीं है क्योंकि उन्होंने रॉन्ग पूछा है हमें. देन सेकेंड वन, देयर इज डिक्रीज इन एसेट्स. कह रहे हैं कि एसेट में डिक्रीज हुआ. यस, एक एसेट में तो हुआ ना, हमारा कैश कम हुआ, कैश इज अवर एसेट, तो ये भी स्टेटमेंट राइट है इसके लिए. देन देयर विल बी इंक्रीज इन इक्विटी. अब कह रहे हैं कि आपकी इक्विटी में इंक्रीज हुआ या वी कैन से वो कह रहे हैं आपका कैपिटल इंक्रीज हो गया. कहाँ इंक्रीज हुआ, हमने एक तरफ से अपने बिल्स पेबल कम करे, लायबिलिटी कम हुई है और एसेट कम हुआ है. इक्विटी पे कोई फर्क पड़ा ही नहीं, ना ही वो इंक्रीज हुआ. सो दिस विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट. अब ऑप्शन बी भी देख लेते हैं, देयर विल बी डिक्रीज इन लायबिलिटी. कह रहे हैं कि लायबिलिटी में डिक्रीज हो जाएगा. येस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट. लायबिलिटी क्या थी हमारी यहाँ पे, बिल्स पेबल. हमारी बिल्स पेबल वाली लायबिलिटी कम हो गई, डिक्रीज हुई. तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग इज ऑप्शन सी, हमारी इक्विटी में कोई इंक्रीज नहीं हुआ. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. क्लियर टू एवरीबडी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एंड यस, वीडियो को पॉज करिएगा, खुद पहले आंसर देने की ट्राई करेंगे, देन मेरे साथ मैच करना. ओके, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब ये भी काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है और कई बार बच्चे इसमें गलती भी करते हैं. ध्यान से सुनना. अब क्या पूछा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या इफेक्ट होगा, और किस पे पूछ रहे होंगे कि बिजनेस पे क्या इफेक्ट होगा. एज आई ऑलवेज से हम अकाउंट्स कर ही क्या रहे हैं, हमेशा यही सोच के खुद को हम बिजनेस मान के चलते हैं. सब कुछ सोचना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस कि हम बिजनेस हैं, हमारे ऊपर उस चीज़ का क्या असर होगा. ठीक है, एंड यू ऑल नो, पहले तो हमें पता हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है. ठीक है, और ये भी पता है हमें कि कैपिटल क्या है. कैपिटल इज सिंपली एन अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस. अब हम खुद को बिजनेस मान के चल रहे हैं और हमारे ओनर ने हमारे अंदर पैसा इन्वेस्ट करा बिजनेस के अंदर, तो ये बिजनेस का खुद का पैसा तो नहीं है ना. तो कैपिटल क्या होती है बिजनेस के लिए, लायबिलिटी होती है, ये तो हमें पता है. और हमें ये भी पता है कि ओनर ने पैसा इन्वेस्ट करा है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, तो टाइम टू टाइम बिजनेस को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ता है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस को देना पड़ता है, तो दैट इज द एक्सपेंस फॉर बिजनेस. यहाँ तक क्लियर है, याद होगा आपको ये सब. ठीक है, तो अब उन्होंने पूछा इसका इफेक्ट क्या होगा. खुद सोचिए, जब बिजनेस ओनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, ये तो हमें पता है खर्चा होगा, तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट. खर्चा होगा, एक्सपेंस है,
सो एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग, दैट्स वाई वी आर डेबिटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये डेबिट हुआ। अब क्रेडिट किसको करोगे? आप में से कुछ स्टूडेंट्स जल्दी से टू कैश कर देंगे कि हमने पेमेंट कर दी। अब खुद सोचिए, आप बिजनेस हो, बिजनेस सच में तो एग्जिस्ट करता नहीं है ना, ओनर का ही बिजनेस है, तो बिजनेस बाय हैंड थोड़ी ना कैश देगा, कैश तो होगा ही नहीं, कभी ऐसा होगा नहीं कि कैश चला गया। तो क्या होता है, ये इंटरनली ही सेटलमेंट हो जाती है। बिजनेस क्या बोलता है कि चलो जो ओनर का पैसा था, कैपिटल था, मैं उसी के कैपिटल में ये इंटरेस्ट शिफ्ट कर दूंगा, तो इनडायरेक्टली वहां पे उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। तो कैपिटल इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट। तो याद रखना है, अगर आपको जर्नल एंट्री भी पूछ लेंगे रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये जर्नल एंट्री रहेगी। एक तरफ से हम अपना खर्चा बताएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरी तरफ से वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने ओनर के कैपिटल में डाल देंगे, जिसकी वजह से उसका कैपिटल बढ़ जाएगा कि ये लो, आपको मैं बाय कैश नहीं दे रहा हूँ, आपके कैपिटल में ही वो अमाउंट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, एक खर्चा हुआ और एक हमने कैपिटल बढ़ाया। और अब हम ये भी पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता कहाँ पे है, इट गोज टू द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। ये बिजनेस का खर्चा है तो डेबिट साइड पे जाएगा। अब आप सोचेंगे P&L एप्रोप्रिएशन में जाना चाहिए। बच्चा अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ये सिंगल प्रोप्राइटर की। अभी यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल के अकाउंट की कुछ बात ही नहीं हुई, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन ही नहीं है, ये सिंपल जनरल बात करी गई है। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे कि P&L में खर्चा दिखाया है हमने अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि P&L की डेबिट साइड पे खर्चे आते हैं। तो जब ये P&L अकाउंट का ये क्या बना हमारे लिए, एक्सपेंस बना है ना, तो खर्चा हमेशा हमारे कैपिटल को आगे फर्दर कम ही करेगा। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी अकाउंटिंग इक्वेशन में भी, कि जो भी एक्सपेंस होगा उसको हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल पे क्या इफेक्ट दिखाना है, कम करके बताना है। नहीं याद है तो गो एंड चेक द प्लेलिस्ट, वहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है, यहाँ हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटल क्या होगा हमारा, कम होगा विद द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हमारा कैपिटल कम भी होगा और साथ ही साथ हमारा कैपिटल इंक्रीज भी हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज कैपिटल। क्लियर टू एवरीबडी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कैश बुक। अब इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कैश बुक का पार्ट नहीं बनेगी? तो कैश बुक में हमें पता है कि वही चीजें आएंगी दैट विल बी इन कैश, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे जो कैश में हुई होगी। क्रेडिट पे होगा तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। सेल्स ऑफ ₹50,000। अब आपने सेल करी 50,000 की, सेल करी तो पैसा आया होगा, कैश में हुई है ट्रांजैक्शन, तो ये कैश बुक का पार्ट बनेगी। उन्होंने पूछा है विल नॉट, जो नहीं बनेगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। देन सेकंड वन, परचेज ऑफ ₹1,000, अगेन हमने परचेज करा है, कैश में करा होगा, कुछ नहीं मेंशन करा होता तो। देन थर्ड वन, रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर्स, स्पेशली बता दिया कि कैश रिसीव करा, तो ये तो पार्ट बनेगा कैश बुक का। देन सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर ए फॉर ₹15,000, तो ये मैंने आपको कितनी बार बताया है कि जब स्पेशली पर्सन का नाम मेंशन करा है तो उसका मतलब ही यही होता है, वो बताना चाह रहा है कि इस पर्सन को हमने वो चीज़ उधार पे उसके साथ ट्रांजैक्शन करी होगी। तो हमने सेल करी है मिस्टर ए को, दैट मीन्स हमने मिस्टर ए को क्रेडिट पे सेल करी और मिस्टर ए हमारा डेटर बन चुका है। क्रेडिट पे सेल हुई है, कैश में इसके साथ कोई भी डीलिंग नहीं हुई, तो कैश में डीलिंग नहीं हुई है, तो यही आंसर होगा हमारा, दिस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कैश बुक। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये वाला भी? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज मार्केट इज अनदर नेम फॉर। अब ये क्वेश्चन कौन सा टॉपिक है आपका, IFMS, इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स भी पढ़ी थी, उनमें से एक था गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज मार्केट, किसको हम बोलते हैं, दैट इज अनदर नेम फॉर, सोचिए जल्दी से इसका आंसर, दैट इज ऑप्शन ए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट आर ऑल्सो नोन एज गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज मार्केट। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो खरीदते हैं दे आर वेरी मच रिलायबल एज़ कम्पेयर टू अदर सिक्योरिटीज़, क्योंकि बहुत रेयर चांस होगा कि गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट करेगी अपने लोन की रिपेमेंट में। ठीक है, सो गिल्ट एज का भी यही मतलब होता है जिस पे आप रिलाई कर सकें, ऑन होम यू कैन रिलाई। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, मैंने आपको पढ़ा रखा था, कॉम्पोनेंट्स पढ़े थे हमने अलग अलग IFMS के, जिनमें से थे 4, यही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अभी हम बात करेंगे सिर्फ गिल्ट एज की। देखिए यहाँ पे हमने जब फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में पढ़ा था, हमने कहा था 2 तरह की मार्केट्स होती हैं, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। और कैपिटल मार्केट में मैंने आपको बताया था कि हमारी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और लॉन्ग टर्म मार्केट। यही जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज मार्केट। ये जस्ट एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया कि आपको थोड़ा माइंड में आ जाए कि हाँ हमने ऐसा कुछ पढ़ रखा था। बाकी ये सारी टर्म्स जो है मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझा रखी है टॉपिक में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ओके, और ये भी आपको पता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट भी फर्दर मैंने बोला इट कैन बी लॉन्ग टर्म और इट कैन बी शॉर्ट टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म वाली तो
कैपिटल मार्केट के साथ ही डील होती हैं, और मैंने आपको बताया था जो शॉर्ट टर्म वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट होंगी दैट विल बी डेल्ट इन मनी मार्केट, क्योंकि मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ की ही बात होती है। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड ये स्टूडेंट्स प्लीज़ अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को पॉज करिए, पहले एक थम्स अप दे दीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में भी आगे शेयर कीजिए ताकि उसको भी इनका बेनिफिट मिले। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी रिप्रेजेंट्स। अब अर्थमेटिकल एक्यूरेसी क्या रिप्रेजेंट करती है? ऑप्शन ए, टोटल ऑफ डेबिट साइड ग्रेटर देन टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। ऑप्शन बी, टोटल ऑफ डेबिट साइड इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। ऑप्शन सी, टोटल ऑफ डेबिट साइड लेस देन टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। या फिर ऑप्शन डी, देयर इज नो एरर इन रिकॉर्डिंग दी ट्रांजेक्शन। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हमें कहाँ से पता लगती है। याद है आपको कहाँ से पता लगती है? दैट इज फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ही एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बताती है। और अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है? यही बताना कि हमारे डेबिट्स जो हैं क्रेडिट्स के इक्वल है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इजी था ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर हम खुद की बिल्डिंग का रेंट सोचें तो वो किसकी एग्जाम्पल होगी? दैट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ए, दैट इज इम्प्यूटेड कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट का यही मतलब होता है कि वैसी कॉस्ट जो सच में एग्जिस्ट नहीं करती है बट उसको हम इमेजिन करते हैं कि अगर ऐसा खर्चा होता तो क्या होता। देखिए ना, अब आप खुद की बिल्डिंग में ऑफिस खोल के बैठे हैं पर ये भी सोच रहे हैं कि अगर ये बिल्डिंग हमारी नहीं होती, उसको रेंट पे लिया होता तो कितना खर्चा होता। तो वो कॉस्ट जो होती है दैट विल बी इम्प्यूटेड कॉस्ट, जो सच में एग्जिस्ट नहीं करती है। देन संक कॉस्ट क्या होती है? विच आर इररिलेवेंट फॉर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में ये कॉस्ट हमारे काम नहीं आती है। बाकी अगर स्टिल आपको रिवीजन करना है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट का तो आप लेक्चर देख सकते हैं, ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। ठीक है, और डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इनकर होती है। लाइक लेबर है, लेबर कॉस्ट क्या है? हमारे लिए डायरेक्ट कॉस्ट है क्योंकि डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ ही इन्वॉल्व होती है। क्लियर टू एवरीबडी? चलिए नेक्स्ट भी देखते हैं। द सिचुएशन इन विच द इनकम ऑफ अनदर पर्सन इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ टैक्स पेयर। ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी पर्सन की इनकम एक टैक्स पेयर की इनकम के साथ इंक्लूड हो जाती है। टैक्स पेयर यहाँ पे क्या हुआ? एसएससी, जिसको अपना टैक्स पे करना है। तो उस एसएससी की इनकम में किसी और पर्सन की भी इनकम इंक्लूड हो जाए। लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी थी, माइनर है कोई, खुद तो अपनी वो अपना टैक्स पे नहीं करेगा, सो उसके गार्डियन पे करेंगे ऑन हिज बिहाफ। तो क्या होगा यहाँ पे? टैक्स पेयर की इनकम के साथ माइनर की भी इनकम जुड़ जाएगी। अब हम एग्जांपल ले सकते हैं कि ये फादर है उसके माइनर के, तो फादर की इनकम में ही उसके माइनर की उसके चाइल्ड की इनकम क्लब हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? दैट इज क्लबिंग ऑफ इनकम। मतलब एसएससी की इनकम में उसके किसी और रिलेटिव की इनकम को भी क्लब कर दिया जाता है। ठीक है, तो बाकी ये देख लेते हैं हम इंटर हेड एडजस्टमेंट और इंट्रा हेड एडजस्टमेंट्स। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट क्या होती है? जो विद इन दी हेड हम एडजस्ट करते हैं। लाइक अगर आपका बिजनेस ए है और बिजनेस बी है, ओके, बिजनेस ए से आपको बिजनेस बी से आपको 10,000 का प्रॉफिट है और बिजनेस ए से आपको 8,000 का लॉस है। तो आप क्या कर सकते हैं? ये 8,000 का लॉस 10,000 से सेट ऑफ करके इन दी एंड आप बोल सकते हैं हमारा 2,000 का प्रॉफिट हुआ। सो दिस इज इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। एक ही हेड है ना, हेड तो एक ही है ना, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला। ठीक है, तो एक ही हेड में एडजस्टमेंट करने को हम कहते हैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। और इंटर हेड एडजस्टमेंट होता है जब एक हेड के साथ दूसरे हेड के लॉस को हम सेट ऑफ कर दें। लाइक हमें हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड से लॉस हुआ है, उसको हम एडजस्ट कर लेंगे सैलरी वाली इनकम के साथ, तो दैट विल बी इंटर हेड एडजस्टमेंट। ये चीज़ हमने ऑलरेडी टैक्सेशन वाले टॉपिक में पढ़ रखी है काफ़ी अच्छे से। ठीक है, बट यहाँ पे आपको पूछा था कि इनकम अगर साथ में किसी और के साथ क्लब कर देंगे तो क्या कहेंगे, या वी कैन से जिसको इंक्लूड कर देंगे, तो दैट इज क्लबिंग ऑफ इनकम। चलिए नेक्स्ट वन, मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट आएगा यहाँ पे, लिमिटेड नहीं। मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट अंडर सेक्शन 80C इज। अब सेक्शन है 80C, ये हमें डिडक्शंस प्रोवाइड करती है जिससे टैक्स पेयर अपना टैक्स कम कर सकता है बाय वे ऑफ टैक्स अवॉइडेंस, नॉट टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन मैंने आपको बताया था इट इज़ इलीगल, बट टैक्स अवॉइडेंस जो होती है दैट इज लीगल टर्म। ठीक है, तो आपको 80C सेक्शन में मैक्सिमम लिमिट मिलती है कि आप इतने तक क्लेम कर सकते हैं। सो मैक्सिमम लिमिट इज रुपीज़ 1,50,000। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और आपको ये भी याद रखना है, क्या पता आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ लें कि 80C वाली सेक्शन जो है दैट इज अंडर विच चैप्टर, किस चैप्टर में मेंशन करा है, तो आपको याद रखना है चैप्टर 6A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट।
ठीक है जी, देख लो यहाँ पे मैंने आपको बताया था सेक्शन 80C के बारे में। इसमें कई सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स पे हमें डिडक्शन मिलती हैं। उनमें से कुछ इन्वेस्टमेंट जो आपको याद रखनी चाहिए, दैट इज़ पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ होम लोन, नेशनल पेंशन सिस्टम या फिर ट्यूशन फीस, और भी कई सारी हो सकती हैं। 80C में हमको 1.5 लाख तक की ही मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी या वी कैन से एग्जम्पशन मिलेगी। और ये इनमें से कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अप टू 1.5 लाख आप उसकी एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द रिसीट साइड ऑफ कैश बुक वॉज ओवरकास्ट बाय ₹100 व्हेन द बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अब आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया है कैश बुक का, और क्या बोला है कि कैश बुक की रिसीट साइड हुई है ओवरकास्ट, और यहाँ पे लिखा है बैंक कॉलम। वो तो हमें पता है कि कैश बुक का बैंक कॉलम ही देखना है, ये नहीं भी लिखा होता तब भी हमें पता लग जाता। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बच्चों को अभी भी कई बार कंफ्यूजन रह रहा है इस बात का कि ओवरकास्ट क्या होता है और अंडरकास्ट क्या होता है। तो देखिए फिर से सुनना एक बार ध्यान से। रिसीट साइड बोली है कैश बुक की ओवरकास्ट हो गई है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कैश बुक का फॉर्मेट कैसा है। आपको पता है रिसीट साइड्स कहाँ पे आती हैं, डेबिट साइड पे आती है रिसीट साइड। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा रिसीट्स, सो दिस इज द अमाउंट, और यहाँ पे पेमेंट्स आती हैं क्रेडिट साइड पे, और यहाँ पे अमाउंट। और ऐसा क्यों है, ये लॉजिक मैंने आपको बताया है कि रिसीट्स डेबिट साइड पे आती है और पेमेंट्स क्रेडिट साइड, क्योंकि कैश बुक का नेचर होता है रियल अकाउंट का। तो कैश बढ़ता है तो डेबिट होगा, और कैश किससे बढ़ेगा, रिसीट्स, पैसा आएगा तो डेबिट होगा, और कैश हमारा अगर कम होगा तो क्रेडिट होगा। क्रेडिट कब होगा, पेमेंट्स करेंगे तो क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, सो पेमेंट्स ऑन दी क्रेडिट साइड और इसीलिए रिसीट्स आती है डेबिट साइड पे। ये रीज़न आपको पता था, मैंने आपको दोबारा बता दिया। ओके, नाउ अब आपको बोला है कि रिसीट साइड जो है वो ओवरकास्ट हो गई है 100 से, मतलब रिसीट्स में जो भी अमाउंट हमने कुछ लिखा था वो ₹100 एक्स्ट्रा लिखा था। अब खुद सोचिए, रिसीट साइड ज़्यादा थी और पेमेंट साइड हमारी जितनी रहनी थी वही रही, कम नहीं हुई कुछ नहीं हुई, बस रिसीट्स ओवरकास्ट हो गई। उस वजह से क्या हुआ होगा, हमारी कैश बुक का बैलेंस जो लास्ट में आ रहा होगा वो भी ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि रिसीट ज़्यादा बताई है ना, तो कैश बुक का बैलेंस ऑब्वियसली इंक्रीज कर गया होगा। और आपको कहा भी क्या है, बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, देखना बैलेंस एज पर कैश बुक। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, हमें पता है स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक दिया है, और कहाँ पे जाना है हमने, बैलेंस एज पर पास बुक। हमेशा ये ओवरकास्ट या अंडरकास्ट वाला कॉन्सेप्ट आएगा ना, आपने ऐसे कॉलम बना के देख लेना। ये अगर आपको ऐसे नॉर्मल, अगर माइंड में ही कन्वीनियंट लगता है सोच के करना, वैसा कर लीजिए। बाकी आई विल प्रेफर कि ऐसा देखना कि एक साइड रिसीट बनाई, पेमेंट बनाई, अब आपने देखा रिसीट साइड ज़्यादा है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे बैलेंस ज़्यादा आएगा हमारे कैश बुक का। तो ज़्यादा आया बैलेंस, और बैलेंस भी हमें एज पर कैश बुक दिया है, पर हमने सोचना कैसे, पासबुक में। पासबुक में तो नहीं ना ये ज़्यादा शो कर रहा होगा 100, पासबुक में तो नॉर्मल जितना बैलेंस आता है वही आता है, एक्सीड नहीं कर रहा होगा। सो पासबुक में नहीं हुआ तो हम यहाँ पे भी कम कर देंगे, ₹100 टू बी सब्ट्रैक्टेड, यहाँ पे हम लेस कर देंगे ₹100। फिर जो बैलेंस आएगा दैट विल बी द परफेक्ट बैलेंस, जो एक्यूरेट आना चाहिए था। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे भी एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, बस इतना सा चार्ट भी आपके माइंड में बैठ जाएगा ना, आप इजीली ओवरकास्ट और अंडरकास्ट के क्वेश्चंस कर पाएंगे। ध्यान से देखना, वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे फेवरेबल बैलेंस, अब हमें इतना तो पता है स्टार्टिंग पॉइंट या तो एज पर कैश बुक दिया होता है या फिर एज पर पासबुक दिया होता है। वैसे ओवरकास्ट अंडरकास्ट वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको दोबारा समझाया था, एक और तरीके से मैं आपको इन शॉर्ट समझा देती हूँ। देखो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जो ये बात करते हैं ना, रिसीट साइड ओवरकास्ट हुई या पेमेंट ओवरकास्ट हुई, या रिसीट अंडरकास्ट हुई या पेमेंट्स अंडरकास्ट हुई, ये सिर्फ और सिर्फ कैश बुक की बात होती है। हम कभी भी बात नहीं करते कि पासबुक की रिसीट साइड ओवरकास्ट हुई है या अंडरकास्ट हुई है। इस चीज़ को आप माइंड में बिठा लें, पहले सबसे पहला स्टेप यही याद रखें आप। ठीक है, ओवरकास्ट अंडरकास्ट के लिए स्टार्टिंग से समझा रही हूँ, सुन लेना। ये याद रखना है पहले कि कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कि पासबुक की रिसीट साइड हुई है ओवरकास्ट या अंडरकास्ट, या पासबुक की पेमेंट साइड हुई है ओवरकास्ट या अंडरकास्ट। हमेशा कैश बुक की ही बात होती होगी ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग के लिए। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, पहले इतना याद रखना। देन अब अगर आपको, अब दो चीज़ें हो सकती हैं, हमें पता है या तो हमें बैलेंस दिया होगा एज पर कैश बुक, या तो दिया होगा एज पर पासबुक। जब एज पर कैश बुक दिया होगा, ठीक है, और हमें लिखा होगा कि रिसीट साइड ओवरकास्ट हुई है, अब मैंने आपको बताया यहाँ पे ये रिसीट साइड होंगी, ये पेमेंट साइड होगी। अब हमारी कैश बुक की, अब मैं फिर से बोल रही हूँ, सिर्फ कैश बुक की ही ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग होगी। कैश बुक की रिसीट साइड क्या हुई है, ओवरकास्ट हुई है, और बैलेंस हमें दिया है एज पर कैश बुक, तो इतना हमें पता है कि हमने जाना है एज पर
पासबुक। अब रिसीट साइड ज़्यादा बताई है, कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा आ रहा होगा और हमने सोचना है अब पासबुक के अकॉर्डिंग, क्यों? तो अब पासबुक में तो नहीं ना ज़्यादा शो हो रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, पासबुक के पास पहुंचने के लिए माइनस करेंगे, तो यहाँ पे करा माइनस। वैसे ही अगर हमारी रिसीट साइड हुई है अंडरकास्ट, हमारी रिसीट्स हुई कम, रिसीट कम हुई होगी, उससे हमारा कैश बुक का बैलेंस भी कम शो हो रहा होगा, क्योंकि रिसीट्स कम है तो ऑब्वियसली पेमेंट ज़्यादा दिख रही होंगी, तो कैश बुक का बैलेंस भी कम दिखेगा। कैश बुक का बैलेंस कम है, पर हमने सोचना कैसे है, एज पर पासबुक, क्योंकि हम स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक को ले रहे हैं, तो पासबुक में तो नहीं ना कम दिखा, पासबुक में तो जो एक्चुअल अमाउंट था वही हुआ, वहाँ पे कोई अंडरकास्टिंग नहीं हुई है, तो पासबुक में कम नहीं हुआ, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, लॉजिक के साथ समझना वैसे तो, कि ये मैंने तो जस्ट फ्लो चार्ट बनाया है कि अगर नहीं होता तो इंडियन रट्टा वाला ही काम आ जाएगा, बट वही है, आपको लॉजिक के साथ समझना है, मैं आपको वो चीज़ समझा भी रही हूँ। देन अगर बात करें, आता पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट, और स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक ही है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पेमेंट साइड हमने ज़्यादा बता दी, कैश बुक में पेमेंट्स ज़्यादा बता दी, मतलब रिसीट्स जहाँ थी वही रही, पेमेंट्स तो ज़्यादा हो गई ना, पेमेंट ज़्यादा होने की वजह से हमारा कैश बुक का बैलेंस भी कम दिखेगा, ज़्यादा खर्चा किया है तो ऑब्वियसली कैश बुक का बैलेंस कम दिखेगा हमें, तो क्या होगा, कैश बुक का बैलेंस कम है बट पासबुक में तो नहीं ना कम हुआ, और हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया है कैश बुक का और सोचना हमें पासबुक के अकॉर्डिंग है, तो वापस पासबुक के पास जाने के लिए जो बैलेंस कम हुआ था उसको ठीक करेंगे प्लस करके। क्लियर है? चलिए, वैसे ही ऑपोजिट हो जाएगा, जब अंडर कास्ट की बात होगी तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये केस आप खुद सोचना एक बार माइंड में। बाकी ये अगर आपको फिर भी कोई डाउट लग रहा है, आप स्पीड को और थोड़ा स्लो करके सुनिए ध्यान से, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बट आई एम एश्योरिंग यू कि आपको समझ आ जाएगा। फिर से मैं आपको वही चीज़ रिपीट करके बता रही हूँ, बहुत बार बताया है, ध्यान से सुनिएगा, हो जाएगा। माइंड में ये चीज़ मत लेना कि ये टॉपिक डिफिकल्ट है, बहुत ईजी है, समझ आ जाएगा। ठीक है, अब बात करें, अगर आपको बैलेंस दिया होगा एज पर पासबुक, तो आप देखेंगे यहाँ पे नोटिस करेंगे साइन सारे ऑपोजिट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे, अब आपको अगर दिया होगा बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक में आपको बैलेंस दिया है स्टार्टिंग पॉइंट, और आपको कहा कि रिसीट साइड कैश बुक की ओवरकास्ट हुई। अब फिर से मत सोचना कि पासबुक की बात करें, मैं आपको बोल रही हूँ पासबुक में नहीं होगा कभी ओवरकास्ट अंडरकास्ट, हमेशा कैश बुक की बात हो रही होगी, बस बैलेंस चेंज हो सकते हैं, बट ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग सिर्फ कैश बुक की ही बात होगी। ठीक है, तो अगर आपकी कैश बुक की रिसीट साइड ओवरकास्ट हुई है, कैश बुक की रिसीट साइड ज़्यादा हो गई है, तो उससे क्या होगा, हमारे कैश बुक का बैलेंस भी ज़्यादा आएगा इन दी एंड। पता है ना आपको कि कैश बुक का बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है, क्रेडिट साइड पे आएगा बैलेंस, मतलब वो हमारे लिए फेवरेबल है, क्योंकि वो डेबिट बैलेंस होगा। सच में आता डिफरेंस क्रेडिट साइड पे है, बट सच में वो डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट साइड होती है, ये हमने बैलेंसिंग में सीख रखा है। ठीक है, सो क्या होगा, रिसीट साइड ओवरकास्ट हो गई है, बैलेंस उससे ज़्यादा हो गया होगा, और हमने सोचना किसके अकॉर्डिंग है, अब कैश बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है। अब कैश बुक में ज़्यादा हो गया तो चलो हम भी ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि हमने एज पर कैश बुक जाना है। वैसे ही अगर आपको रिसीट साइड बोली कि अंडरकास्ट हो गई, रिसीट साइड कम हो गई, उस वजह से हमारा क्या होगा, कैश बुक का भी बैलेंस कम हो जाएगा, बट पासबुक में कम नहीं हुआ है, पर हमने कहा क्या कि स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, हमने जाना ही कैश बुक के अकॉर्डिंग है। अब कैश बुक में बैलेंस कम हो गया है, तो चलो हम भी कम कर देंगे, माइनस कर देंगे। वैसे ही पेमेंट्स की साइड पे ये क्या हो जाएगा, रिवर्सल हो जाएंगे। ये केसेस अब आप खुद एक बार माइंड में सोचिए, अगर नहीं आपको क्लियर होता है आप मुझे पूछ सकते हैं। और याद रखिए, ये थे फेवरेबल बैलेंस, देखो ये पॉजिटिव बैलेंसेस की बात की, अगर यहाँ पे होते ओवरड्राफ्ट, मतलब यहाँ पे सारा केस क्या हो जाता, उल्टा हो जाता। मैंने लिखा है रिवर्स साइन इन केस ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस, जब अनफेवरेबल बैलेंस होंगे इसको उल्टा कर लेना, मतलब कि जब आपको दिया होगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, और यही बात की होगी रिसीट साइड ओवरकास्ट हुई है, तो यहाँ माइनस की जगह प्लस, ये सब उल्टा हो जाएगा, बस ऐसे याद रखना। आपको एक चीज़ आ गई ना, अगर पॉजिटिव बैलेंस वाला चीज़ आ गया, तो जब ओवरड्राफ्ट की बात करेंगे ना स्टार्टिंग पॉइंट, तो ओवरड्राफ्ट में जो आप सोचेंगे पॉजिटिव के लिए, ओवरड्राफ्ट में उसका उल्टा सोच लेना, आपका आसानी से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट ओवरकास्ट और अंडरकास्ट का, और क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दी, एक बार दोबारा देख लो चाहे, अब आपको समझ आ जाए शायद। रिसीट साइड कैश बुक की ओवरकास्ट हुई थी, ओवरकास्ट कितने से हुई थी, ₹100 से, ₹100 से ओवरकास्ट हुई। कैश बुक में रिसीट्स 100 से ज़्यादा हुई है, कैश बुक का हमें पता है यहाँ पे बैलेंस यहाँ निकलेगा क्रेडिट साइड पे, बट दिस इज दी डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट साइड हुई होगी तभी यहाँ पे डिफरेंस आएगा। तो क्या हुआ, हमारा बैलेंस ज़्यादा आएगा क्योंकि रिसीट ज़्यादा है, पर हमने क्या कहा कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक है, और हमने जाना है पासबुक के अकॉर्डिंग।
तो पासबुक में तो नहीं ना ज़्यादा बैलेंस शो हो रहा होगा, पासबुक में तो जितना था वही होगा। तो ठीक करने के लिए एज पर पासबुक जाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे रिलेट कीजिए, रिसीट साइड ओवरकास्ट हुई है, कैश बुक है स्टार्टिंग पॉइंट। देखो रिसीट साइड ओवरकास्ट हुई है, कैश बुक है स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमने क्या करा है, माइनस करा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी देखो हमने क्या करा, 100 टू बी सब्ट्रैक्टेड। अब मैंने अपनी तरफ से तो बेस्ट एफर्ट दिए दोबारा कि आपको समझा पाऊँ, बाकी अब इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसको कैसे समझना चाहते हैं। ठीक है जी, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरनल लायबिलिटी व्हेन कैश बैलेंस इज इक्वल टू ₹200, patents is equal to ₹15,000, bank loan other liabilities is equal to 30,000, account receivable is ₹5,000। अब उन्होंने पूछा है कि इंटरनल लाइबिलिटी का क्या अमाउंट होगा। इंटरनल लाइबिलिटी किसको कहते हैं हम, कैपिटल को ही कहते हैं। ठीक है, तो ये फिगर्स दी हैं कुछ आपको, इस डेटा से आपको निकाल के बताना है अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो चलो हम बैलेंस शीट बना के देख लेते हैं, वहाँ से ईजी हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट में हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आती हैं, हमारी लाइबिलिटीज आती हैं। ओके, और यहाँ पे एसेट्स। और हाँ, अगर आपको लगता है बट फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे पूछिए कमेंट बॉक्स में। स्टिल आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर इशू। जो भी आपको प्रॉब्लम हो गया मुझे बता देना, या आप मुझे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। आप ना, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो भी क्वेश्चन में डाउट होता है ना, आप मुझे ना टेलीग्राम पे उसकी पिक भेज दिया करें। अगर मुझे लगे कि उसको वीडियो के थ्रू समझा देना चाहिए तो मैं आपको वैसे भी समझा दूँगी। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे पिक सेंड कर देना टेलीग्राम पे और बोल देना कि मैम इसका सोल्यूशन हमें वीडियो के थ्रू करवा दो, तो आई विल डेफिनेटली डू दैट। ओके, चलिए अब देख लें यहाँ पे कैश बैलेंस। हमें पता है एसेट साइड पे आएगा कैश 20,000, बैंक लोन एंड अदर लाइबिलिटीज़। बैंक लोन और लाइबिलिटीज़ हैं कहाँ पे आएंगे, लाइबिलिटी साइड पे। ये बैंक लोन एंड अदर लाइबिलिटीज़ 30,000, पेटेंट्स 15,000। पेटेंट्स हमें पता है हमारे एसेट्स होते हैं, एसेट साइड पे आ जाएंगे। देन अकाउंट रिसीवेबल, ये भी हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, 5,000। तो यहाँ पे टोटल लगा लीजिए कितना आ जाएगा, 40,000। और यहाँ पे 30,000 है तो बैलेंसिंग फिगर इज 10,000। तो ये हम मानेंगे हमारा क्या निकला, कैपिटल। कैपिटल तो आता ही लाइबिलिटी साइड पे, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। या तो ऐसे कर लें बैलेंस शीट के थ्रू, या दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब देखिए एसेट्स क्या क्या है आपके पास, अकाउंट रिसीवेबल है और पेटेंट्स है और कैश है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, अकाउंट रिसीवेबल्स, पेटेंट्स और कैश का अमाउंट लिख लेंगे। दैट इज 5,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू लाइबिलिटीज कितनी है हमारे पास, 30,000 प्लस कैपिटल। अब ये जो 30,000 इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे तो क्या होगा, इसका टोटल तो पहले आ गया हमारा 40,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू कैपिटल, वही सेम हो गया, कैपिटल इज इक्वल टू 10,000। वही हमने निकाला था अभी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं, जर्नल एंट्री फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स। अब हमने अपने क्रेडिटर्स से डिस्काउंट रिसीव करा, उसकी जर्नल एंट्री। ऑप्शन ए डेबिट क्रेडिटर्स अकाउंट एंड क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव। चलो पहले एंट्री ही फ्रेम कर लेते हैं हम। हमने डिस्काउंट रिसीव करा क्रेडिटर्स से, क्या हुआ होगा, सपोज आपने 10,000 की पेमेंट करनी थी अपने क्रेडिटर्स को और एक्चुअल में कितनी करी, सिर्फ 8,000। दैट मीन्स 2,000 का आपने डिस्काउंट रिसीव करा। 2,000 की पेमेंट आपको करने की ज़रूरत नहीं है अपने क्रेडिटर्स को। तो क्या हुआ, 2,000 से आपका क्रेडिटर्स का अमाउंट कम हो गया। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हम सिर्फ डिस्काउंट के रिलेटेड एंट्री कर रहे हैं, इसको स्किप करना अभी, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ डिस्काउंट रिसीव की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि 2,000 से आपके क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, लाइबिलिटीज कम हुई तो डेबिट, और डिस्काउंट रिसीव हुआ सिंस इट इज़ योर इनकम, तो हमने करा क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, डेबिट करा क्रेडिटर्स को और क्रेडिट करा डिस्काउंट रिसीव्ड को। तो यहाँ पे आंसर इज डेबिट क्रेडिटर्स अकाउंट एंड क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ए। ओके, क्लियर, चलिए अगला, इन द एब्सेंस ऑफ डीड पार्टनर्स आर लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन द लोन प्रोवाइडेड बाय देम टू द फर्म एट द रेट। अब हमारी अगर डीड में मेंशन नहीं है तो पार्टनर्स कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देने के लिए लायबल होंगे अगर उन्होंने फर्म को लोन दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से करो। आप सोचोगे सी, हो गया गलत, क्यों, क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा ही नहीं। देखो
पार्टनर्स, अब क्या होता है, मैंने आपको कितनी बार ये चीज़ समझा रखी है, फिर से मैं दोबारा ऐसे क्वेश्चंस रिपीट इसीलिए करती हूँ कि बहुत अभी भी होंगे स्टूडेंट्स जो इसमें मिस्टेक कर देते होंगे। लोन क्या है, हमेशा ये जो 6% वाला प्रोविजन है ये तब लगता है जब पार्टनर लोन देता है फर्म को। ये प्रोविजन नहीं है कि फर्म लोन देती है पार्टनर को, ये कहीं नहीं लिखा है आपको कि मतलब कि अगर डीड में मेंशन नहीं है तो ऐसा वाला बात होगी। हमेशा 6% की बात जो हो रही है वो हो रही है जब पार्टनर लोन दे रही है फर्म को, ठीक है। तो ये ऑब्वियस होगा कि पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो फर्म को लोन पे इंटरेस्ट देना चाहिए, ना कि पार्टनर को। बट लाइन देखो यहाँ पे, पार्टनर्स आर लायबल टू पे, पार्टनर्स थोड़ा ना होंगे लायबल पे करने के लिए, फर्म होगी। और लिखा भी है ऑन द लोन प्रोवाइडेड बाय देम, पार्टनर्स ने दिया फर्म को लोन, तो पार्टनर्स ने दिया है तो लायबल पार्टनर्स कैसे होंगे, फर्म होगी ना। तो यहाँ पे 6% नहीं होगा, ऑप्शन विल बी डी, नन ऑफ दीज। पार्टनर्स तो लायबल होते ही नहीं है, फर्म को पे करना पड़ता है @6% पर एनम इन दी एब्सेंस ऑफ डीड। और ये प्रोविजन 6% वाला एप्लीकेबल ही तब होता है जब पार्टनर्स देती है फर्म को लोन। याद रखना है आपने इस चीज़ को, फर्म नहीं देगी पार्टनर्स को, आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 7:5. They admit that a new partner who acquires 1/12 from X and 1/6 from Y as his share. What will be the new ratio? अब ये है कैलकुलेशन ऑफ रेशो वाला टॉपिक पे बेस्ड। तो आपको मैंने रेशो का हर एक पॉसिबल केस करवाया है, वैसे तो मैं बोलूँ तो ये वहीं से मैंने रिपीट उठा के डाला है, क्यों, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। बाकी मैंने आपको कहा था कि आपको रेशोज पे एमसीक्यूज और करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप वहीं पे देख लीजिए। जो मैंने आपको कैलकुलेशन ऑफ रेशो वाला बताया उसमें हर एक पॉसिबल जो केस था मैंने आपको करवा रखा है, उनमें से एक लिया है कि चलो ऐसे भी आपका रिविजन हो जाए एक बार। अब क्या है, दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, और इसमें रेशो में शेयर करते थे, तो हमें पता है ओल्ड रेशो कितनी होगी, पहले 7:5। उन्होंने Z को एडमिट करा, तो Z इज अ न्यू पार्टनर। ओके, अभी जो प्रीवियस पार्ट्स में एक हमने पार्टनरशिप के रेशो वाला क्वेश्चन करा था, वो कुछ इस तरह था कि उसने न्यू पार्टनर ने एक्वायर किया 1/5 शेयर या समथिंग लाइक दैट। तब हमने क्या करा था, जो रिमेनिंग शेयर बनता था उसको हमने पार्टनर्स की ओल्ड रेशो के साथ मल्टीप्लाई करके न्यू रेशो को निकाला था। ये एक काइंड ऑफ हमारे पास क्वेश्चन हो गया था रेशो निकालने का। अब एक दूसरी तरह से क्वेश्चन क्या होता है, जब बोलते हैं कि न्यू पार्टनर ने एक्वायर करा है, आपको डायरेक्टली बता दिया कि 1/12 लिया है 1/6 लिया है, तो हमें पता लग गया कि x ने 1/12 दिया है, तो 1/12 इज दी सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ x, और y से लिया है 1/6, तो 1/6 हो जाएगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ y, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ x कितनी है 1/12, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ y है 1/6। लाइन को रीड करोगे ध्यान से तो समझ आ जाएगा। एक्वायर किया है, सिंपल लिखा है 1/12 फ्रॉम x, 1/6 फ्रॉम y, तो ये आगे हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो दी है, तो हमें फॉर्मूला पता है न्यू रेशो निकालने का, दैट इज ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ओल्ड रेशो x की कितनी है 7/12 माइनस 1/12, दैट इज 6/12, ये होगी हमारी x की। वैसे ही हम y की निकालेंगे, ओल्ड रेशो कितनी है y की 5/12 माइनस 1/6, दिस इज सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 माइनस 2/12, दैट इज 3/12, ये आ गई हमारी y की न्यू रेशो। और z की क्या हो जाएगी, z ने x से भी लिया है y से भी लिया है, तो z का टोटल शेयर कितना हो जाएगा 1/12 प्लस 1/6, दैट इज 2/12, सॉरी यहाँ पे आएगा जस्ट अ मिनट, 12 1 प्लस 2 एलसीएम लेंगे तो 3/12, ये आ गई हमारी z की रेशो। तो हम बोल सकते हैं न्यू रेशो इज इक्वल टू 6/12 रेशो 3/12 रेशो 3/12, ये आ गया x का, ये y का, ये z का। अगर 12 काट दें और ये भी आपस में कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2:1:1। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन इजी ही है, बस आपको लाइन को ध्यान से पढ़ना होगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगी, न्यू रेशो कैसे निकलेगी, उसने शेयर किस तरह से लिया है न्यू पार्टनर ने, उस चीज़ को आपने ध्यान देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक विल रिप्रेजेंट, इंपॉर्टेंट है और कई बार मैंने अब इसको रिपीट भी कर दिया है, और बार बार मैं आपको ये बोलती हूँ आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आई वॉन्ट कि हमेशा सबका आंसर करेक्ट है, बहुत बच्चों का अभी भी गलत आता है, तो अगेन मैं आपको ये होमवर्क दूंगी, मुझे बताओ इसका आंसर क्या है। इतना मैं आपको बता देती हूँ, या तो ओवरड्राफ्ट है या तो है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। बच्चे इन्हीं दो में कंफ्यूज हो रहे हैं और मैं चाहती हूँ कंफ्यूजन ना आए आपको, आप डायरेक्ट आंसर
कर पाएँ। ध्यान से देखना और फिर मुझे इसका आंसर देना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। फॉलोइंग वर द 4 फ्लैगशिप स्कीम्स फॉर विच PFMS वाज इम्प्लीमेंटेड। इनमें से कोई ऐसी 4 फ्लैगशिप स्कीम्स हैं जिसके लिए हमने PFMS को इम्प्लीमेंट करा था। PFMS स्टैंड्स फॉर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, वो 4 स्कीम्स कौन सी थी जिनके लिए हमने PFMS को इम्प्लीमेंट कर रखा था? सो दैट वर MGNREGS, NRHM, PMGSY एंड SSA। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें, आपको ऐसा ऑप्शन मिल रहा है कहीं MGNREGS है, NRHM है, बट PMJDY तो नहीं है, PMGSY है। अभी मैं फुल फॉर्म नहीं आपको बता रही, खुद याद होनी चाहिए वैसे आपको। SSA है, पर ये तो नहीं है ना हमारे पास PMGSY। सो ऑप्शन ए गलत हो गया। देन ऑप्शन बी में मिशन सागर आ गया, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन बी भी गलत। थर्ड स्टार्टअप इंडिया, ये सब डिफरेंट ही हो गया। सो सी भी गलत। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। इसमें वो 4 फ्लैगशिप स्कीम्स के नाम इकट्ठे हैं ही नहीं। क्या है ये? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, देन नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एंड सर्व शिक्षा अभियान। These were the 4 schemes for which the PFMS was implemented। तो ये ऑप्शंस में नहीं थी हमारे पास, टोटली पूरी नहीं दी थी। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन डी। The first step in accounting process is option A recording of transactions, option B measuring of transactions, option C identification of transactions या फिर option D communicating the information। अब पहला स्टेप क्या होता है अकाउंटिंग के प्रोसेस में? हमें पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांजेक्शन हुई क्या है। पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? हम उसको मेजर करते हैं। एक बार हमें पता लग गया कि ये ट्रांजेक्शन हुई है, फिर हमने देखना है कि वेदर दिस ट्रांजेक्शन इज इन मॉनेटरी टर्म्स और नॉट। उसको हम पैसों में काउंट कर सकते हैं या नहीं। अगर मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है तो हम उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। देन मेजरमेंट के बाद क्या करते हैं? अगर हमें पता लगा कि यस दीज आर इन मॉनेटरी टर्म्स, तब हम उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। सो थर्ड फेज इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद क्या करेंगे? हम क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं? जो सेम कैटेगरी के होते हैं उनको हम एक ग्रुप के अंदर क्लब कर देते हैं, उनके लेजेस बना देते हैं। तो ये मैं आपको बताती हूँ, रुक जाओ। ठीक है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, देन वी डू समराइजिंग। समराइजिंग के बाद हम क्या करते हैं? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। देन हम कर देते हैं कम्युनिकेट, किसको? अपने यूजर्स को। तो आपको ये भी चीज़ याद है, मैंने आपको बताया था कि हर एक स्टेज पे होता क्या है। आइडेंटिफाई हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गई ट्रांजेक्शन की, मेजरमेंट कर दी ट्रांजेक्शन की, फिर रिकॉर्डिंग वाला जो फेज आता है ये कब आता है? जब हम क्या बनाते हैं? जर्नल। रिकॉर्डिंग कहाँ पे करते हैं? हम जर्नल में करते हैं। रिकॉर्डिंग कर दी एंट्रीज की, फिर क्लासिफिकेशन कहाँ पे होती है? कौन से स्टेज पे होती है? तो आपको पूछना है कि क्लासिफिकेशन स्टेज में होगा क्या? क्या प्रिपेयर करते हैं? हम लेजर प्रिपेयर करते हैं। समराइजिंग स्टेज पे क्या करते हैं हम प्रिपेयर? ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या 3 चीज़ें बनती हैं? दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट को हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को भी हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट, और बैलेंस शीट को हम कहते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। क्लियर है? और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं। दोनों में से कुछ भी लिखा हो इसका मतलब यही है कि फाइनल अकाउंट्स में ये तीनों चीज़ें आती हैं, या हम बोल दें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये तीनों चीज़ें आती हैं। क्लियर है वाला क्वेश्चन भी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आज के लिए। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपने स्कोर मुझे आप कमेंट सेक्शन में पक्का बताइएगा, और जो आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए वो भी बताना। और अगर चैनल पर कोई न्यू है देन सब्सक्राइब कर ले, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।